Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm assistant professor in the University of Education Lahore. Today we will discuss some issues in agriculture, some related to the world and some issues are related to Pakistan. Although के सारी कंट्रीज़ की एक जियोग्राफिकल लोकेशंस, उनके एनवायरनमेंट, उनकी कल्चर डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो दे आर वेरी कॉमन। तो आज हमारा जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग अवर कंटेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन टू issues in agriculture. Particularly when we talk about the issues of agriculture in the world, climate change is one of the major issues. Climate change is simply meaning is that the climate change is the disturbance in the environment prevailing in the world. कि क्लाइमेट चेंज जो होती है ये पार्टिकुलरली 3 और 4 फैक्टर्स इसमें होते हैं, और सबसे मेजर है कि जो CO2 कंसंट्रेशन है या प्रोडक्शन लेवल से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक जो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एमिशन, दैट इज़ द मेजर पार्ट इन क्लाइमेट चेंज। कि हम डे बाय डे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इस वजह से जो जो CO2 एमिशन है, कार्बन एमिशन जो है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके फार रीचिंग जो है वो इम्पैक्ट्स होते हैं कि किस तरह ये ओजोन लेयर्स और दूसरी सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। तो हमारा जो है, क्योंकि हम कोई इन्वायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ रहे, तो हम इसके ज़्यादा इम्पैक्ट की तरफ नहीं जाते। दूसरा, इसका सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो होता है क्लाइमेट चेंज का, दैट इज़ व्हाट वी कैन से दैट सी लेवल राइज। के जो जो ये सतह समंदर जो है ये डे बाय डे इंक्रीज़ करती जा रही है। इमेजिन करें कि ये अगर सी लेवल पिछले वैसे एतवार में पिछले डेकेड्स में कुछ सुनामी भी आते रहे हैं, अगर ये पूरी दुनिया में सी लेवल राइज कर जाए तो इट कैन क्रिएट हैवक एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। दूसरा इसका इंग्रेडिएंट क्लाइमेट चेंज का, दैट इज़ सी लेवल राइज। तीसरा इसका जो इंग्रेडिएंट्स है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। ये भी बेसिकली ये CO2 एमिशन से ही ओरिजिनेट होता है, बट इसके अपने कुछ डायनामिक्स होते हैं कि ये जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहले आपने अगर अपने जो कि बड़ा है घर में 60-70 ईयर्स का, तो आगे देखें कि सिर्फ पाकिस्तान की अगर एग्जांपल ली जाए तो आगे तकरीबन 6 महीने सर्दियाँ होती थी, 6 महीने गर्मियाँ होती थी। आज सर्दियाँ देखें बहुत कम रह गई। ये हमारी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है। और ये जो टेम्परेचर है ये राइज़ करता जा रहा है। अब अगर टेम्परेचर राइज़ करे तो आप अंदाज़ा करें कि प्रेडिक्शन ये है कि अगले 20-25 सालों में हिमालय ग्लेशियर मेल्ट कर जाएगा। अगर इसी स्पीड के साथ अगर टेम्परेचर राइज़ करे, या जो 19 सेंचुरी में 20 सेंचुरी में पिछले 100 साल में जिस हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, ये हार्डली लेस देन 1% है या 1% है। अगर इसी हिसाब से इंक्रीज़ करे, हालांकि प्रेडिक्शन ये है कि इससे ज़्यादा करेगा, तो अगर इसी टेम्पो से या इसी हिसाब से अगर क्लाइमेट चेंज जो है, ये टेम्परेचर जो है अगर ये इंक्रीज़ करे,
तो हिमालय ग्लेशियर मेल्ट कर जाएगा। अगर हिमालय ग्लेशियर मेल्ट करता है तो आप समझ लें कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया की या पूरे एशिया की जो है वो एग्रीकल्चर क्या सारी लाइफस्टाइल और सारी मतलब फ्लड आ जाएगा और सारे ये कंट्रीज़ डूब जाएंगे। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं, ये कुछ चीज़ें, इट्स रीज़न टू वरी। और सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, इसका चौथा मेन क्लाइमेट चेंज का इंग्रेडिएंट है, वो है इरेक्टिक रेनफॉल। इरेक्टिक रेनफॉल दैट मीन कि एक एक अनस्टेबल सिचुएशन जो जो हमें वाटर की जब रिक्वायरमेंट होती है, या मतलब बारिशें नहीं होती तो ड्रॉट्स आते हैं, अगर हो जाती हैं तो फ्लड आ जाते हैं। ये एक सिंपल मीनिंग है इरेक्टिक रेनफॉल का। अभी देख लें, हमें बारिश की ज़रूरत नहीं थी रिसेंटली, अगर ये कोविड कोरोना वायरस के दरमियान जब हम कटाई का सीज़न आया, लेकिन फिर भी बारिशें और हेलिंग और इस तरह के चीज़ें आ रही हैं जो हमारी इस वक्त हमें जो वाटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चूँकि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर, ये जो रेनफॉल्स होती हैं ये इरेक्टिक, ये एक मतलब एक ख़ास पैटर्न से नहीं आती, इसका कोई पैटर्न नहीं है। वरना पहले ये होता था, पता है कि इस मंथ में बारिशें होनी है जी, होती थी, और ये मतलब एक सूटेबल सा क्लाइमेट होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। तो ये ख़ास किस्म का सीज़न होता था, ख़ास किस्म का चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ होती है कि इरेक्टिक रेनफॉल जो है ये भी इसका इंग्रेडिएंट्स है। बाकी क्लाइमेट चेंज के कुछ और भी कहा जाता है कि सैलिनिटी भी इसका हिस्सा है। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन चार मेजर ये चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज की। तो अगर ये क्लाइमेट चेंज को हम, ये तो सिर्फ एग्रीकल्चर के इशू नहीं है, हम एग्रीकल्चर में ये तो सबसे बड़ा इशू है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड का भी इशू है। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर क्लासेस में देता हूँ कि रिसेंटली 2019 में जब वर्ल्ड लीडर जो है यूएनओ असम्बली में मिले हैं, तो जो मैंने जितनी भी लीडर्स की तकरीरें सुनी हैं, तो सबसे मेजर पार्ट उनका, सबसे मेजर उनकी टॉक जो है, पहले नंबर पे टॉक इमरान खान की देख लें तो वो क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती तब्दीलियाँ जिसे कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशूज़ है। और अगर क्लाइमेट चेंज के डायनामिक को स्टडी करें, अगर क्लाइमेट चेंज आप ये देखें कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर जो है वो पढ़ना है, तो अगर आप एग्रीकल्चर को ऑब्ज़र्व करें तो एग्रीकल्चर की जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, इनको एक सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक सूटेबल वेदर चाहिए होता है टू ग्रो। इसकी सीडलिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक एक ख़ास वेदर चाहिए होता है। इसका जो हमारी एग्रीकल्चर का, अगर वीट की देख लें तो इसके लिए सूटेबल टाइम है कि ये वेट वेदर, या मतलब सर्दियों में उगाई जाती हैं, गर्मियों में ये पकती हैं। जितनी भी क्रॉप्स होती हैं इनका एक सूटेबल जो है वो वेदर होता है, सूटेबल क्लाइमेट होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर किसी भी प्रोडक्शंस की कुछ इनपुट्स होती हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरी कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अगर मेरा कोई कपड़े की फैक्ट्री है, तो मेरी उसके रिलेटेड जो इनपुट्स हैं वो क्या हैं, कि मुझे मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए, या मुझे कपड़े जो है वो काटन काटन चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए जिससे मैं जो है थ्रेड्स बनाता हूँ, या मैं कपड़ा बनाता हूँ तो मुझे थ्रेड्स चाहिए, मुझे धागा चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो ये मेरी फैक्ट्री की, मेरी प्रोडक्शन की इनपुट्स हैं। अंदाज़ा करें कि अगर मुझे मशीनरी ना इनपुट्स ही ना मिले तो क्या मैं फैक्ट्री को रन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स नहीं। इसी तरह अगर मेरी कोई पेप्सी की कोई, या मतलब आप कह लें कि गोरमे की मैंने एक चेन ख़रीदी है, गोरमे की अगर किसी ने उसका एक आउटलेट ख़रीदा है, तो अंदाज़ा करें कि अगर उनको शुगर ही ना मिले, चीनी ना मिले, तो वो कैसे, यानी कि चीनी उनके लिए एक मेजर इनपुट है। इसी तरह अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए, तो जो सबसे मेजर इनपुट है एग्रीकल्चर क्रॉप्स का, वो है सूटेबल क्लाइमेट, वेदर, सूटेबल वेदर। तो जो क्लाइमेट चेंज है ये वेदर को इफ़ेक्ट करती है। जब ये वेदर को इफ़ेक्ट करेगी तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करेगी। ये तो इसके पीछे हो गया फिनोमेना के एग्रीकल्चर को किस तरह ये इम्पेक्ट करती है।
तो सबसे पहले जो होती है, जो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, वो लॉस ऑफ क्रॉप्स है। बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ, मतलब बहुत से लोग हैं ये रिपोर्ट करते हैं जी उनकी उनकी क्रॉप्स ही नहीं हुई। उन्होंने सीडलिंग की, सारे मेथड्स जो प्रोडक्शन है वो यूज़ किए, लेकिन वो देयर वर नो प्रोडक्शन, राइट। तो क्रॉप्स जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं क्लाइमेट चेंज की। और दूसरी बात ये है कि जो सबसे मेजर इसका इम्पैक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट ख़ास तौर पे जो रिलेटेड टू टेम्परेचर है, तो ये तो कई लैंड्स को ही बैरन कर देता है, राइट। अच्छा, अरेबल लैंड जो है, जो एग्रीकल्चरेबल लैंड होती है, उसको ये सिग्निफिकेंटली क्लाइमेट चेंज जो है इम्पैक्ट करता है थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन टेम्परेचर। बहुत सी जो क्रॉप्स हैं, जो बहुत सी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, इससे इफ़ेक्ट होती हैं। और थ्रू और इसकी एक ये वजह होती है कि जब ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ करता है, तो जो टॉप सॉइल फर जो लैंड होती है, जो 6 मीटर तक जिसे कहा जाता है, तो उसमें से अवेपो ट्रांसपोर्टेशंस के ज़रिए या अवेपोरेशंस के ज़रिए उसमें एक जो फर्टिलिटी कंटेंट्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, या उसमें जो वाटर रिटेंशन होती है, जो जो टॉप सॉइल फर्टाइल लैंड में जो टॉप सॉइल होती है, उसमें जब वाटर कंटेंट्स जब ये उड़ जाते हैं, तो पीछे से ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा फार्मर की जो कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट और उसके बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर कहते हैं कि बेटर कि हम इस लैंड को छोड़ दें। तो ये है कि अगर आप देखें कि जितनी भी डेजर्ट्स है, कहा जाता है कभी कहीं किसी ज़माने में ये दरिया हुआ करते थे। तो ये भी इसके भी पीछे भी है कि जितनी भी डेजर्ट्स हैं, तो ये भी कभी फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। तो एक तो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एरेबल लैंड जो है वो अफेक्ट होती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज का जो टेम्परेचर इज़ द मेजर, इसका जो टेम्परेचर जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की वजह से जो जो हमारी क्रॉप्स है, इनका ग्रोइंग सीज़न लेंथ चेंज हो गया है। आपने जो वर्डिंग सुनी होगी कि ये अगेती और पछेती कोई होते हैं ना, कि हमने वीट जो है अगेती लगा दी, पहले लगा दी, पछेती लगा दी। इस तरह की टर्म्स हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, जब एक सूटेबल वेदर ही हुआ करता था। तो इस वजह से जो 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 फार्मर्स ने जो इसका चूँकि ग्रोइंग सीज़न ये रिलेटेड अगेती पछेती ग्रोइंग सीज़न लेंथ, कि जो क्रॉप्स को 4 महीने पकने में लगते थे, अब वो 3 महीने में पक जाती है। और डेफिनेटली उसकी क्वालिटी, ग्रेन की क्वालिटी और ग्रेन की जो 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 भी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है, जो भी उसकी आउटपुट होती है क्रॉप्स की, वो इफ़ेक्ट होती है। उसकी पर एकड़ यील्ड जो है वो कम हो जाती है। तो ये है कि हमारी जो ग्रोइंग सीज़न लेंथ है, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हुआ है। तो इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हुई है, राइट। और इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी लॉस है, जो हमने बात की कि जो फर्टिलिटी मेन पार्ट होता है, उसके लिए यही वजह है कि शायद पिछले 60-70 सालों से आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा जो है इनपुट्स जो पहले नहीं हुआ करती थी, ये कहाँ पे फर्टिलाइज़र, ये यूरिया और इस तरह की चीज़ें कहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। तो ये चूँकि फर्टिलिटी लॉस हो रहा है, तो ये कुछ आर्टिफिशियल मेथड से इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा सॉइल जो है इनफर्टाइल हो जाती है। इमेजिन करें कि फ्लड आ जाए, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होता है, सी लेवल राइज कर जाता है, फ्लड आ जाए, तो बड़े अरसे तक जो है वो लैंड इनफर्टाइल रहती है। कुछ बेला होते हैं, अब जो लैंड फ्लडेड लैंड्स होती हैं, जहाँ पे वाटर टेबल जो होता है, क्रॉप्स के लिए भी एक फ़िक्स वाटर टेबल चाहिए होता है कि हाँ 15 फुट नीचे या 50 फुट या 30 फुट नीचे पानी हो। अंदाज़ा करें कि ये जो हम पानी निकालते हैं, इसका टेबल जो है, वाटर टेबल राइज़ करके, और ऐसे बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ भी है कि आप 2-4 टप्पे मारें और थोड़ा सा 5-6 फुट नीचे जाएं तो पानी पानी आ जाता है। तो वहाँ पे भी जो है सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, और वो
जो हमारी एग्रीकल्चर जो है वो लैंड और एग्रीकल्चर अफेक्ट होती है। तो एक तो ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है, क्योंकि फ्लड और ये चीज़ें जो है ये भी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। ड्रॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन वजहों से, इन वजूहात से क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी लॉस होता है, और इन द लॉन्ग रन जो जो हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट होती है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, जब CO2 एमिशंस इंक्रीज़ कर जाता है, या आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा एसिड रेन होती है। तो एक जब प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है इंडस्ट्रियल लेवल से, दूसरी चीज़ों से, मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए तो, और एसिड रेन के ज़रिए हमारे जो वाटर रेजरवायर्स हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है, और हम ये पोल्यूटेड वाटर फिर अपनी क्रॉप्स को डालते हैं। तो जिस वजह से हमारी एग्रीकल्चर और ज़्यादा अफेक्ट होती है, राइट। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, इसके अलावा भी बहुत से हैं। तो ये कुछ इम्पैक्ट है, मेजर इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। अच्छा, दूसरा सबसे इशू जो है जो एग्रीकल्चर में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड, दैट इज़ द ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड। इसके बड़े मतलब फार रीचिंग इम्पैक्ट है ऑन एग्रीकल्चर। कि एक तो इसकी वजह ये है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो तकरीबन 8 बिलियन हो चुकी है, तकरीबन 7 अरब 80 करोड़ के करीब आबादी चली गई है। तो इमेजिन करें कि कहते हैं कि 1950 तक ये 10 बिलियन हो जाएगी। तो डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, जिस वजह से फूड की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। तो ये जो ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड, नॉट ओनली फॉर हाउसिंग बट आल्सो फॉर एग्रीकल्चर। तो जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है तो हाउसिंग, फैक्ट्री और इन चीज़ों के लिए लैंड चाहिए होती है, और लैंड कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो श्रिंक होती जा रही है, और जो कंज्यूमर की जो डिमांड है, डायनामिक डिमांड जो है, जो जो कंज्यूमर होता है ना, जो ये जो हम पढ़ रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जब कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, राइट। ग्लोबल डिमांड फॉर फूड, एक तो ये, और दूसरा ग्लोबल डिमांड फॉर हाउसिंग ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इससे ये क्या करती है, ये जो ट्रांसमिट करते हैं फूड की डिमांड, तो बड़ी डायनामिक। कोई कहता है जी मैंने वो, बहुत से अगर कंज्यूमर आजकल पूरी दुनिया में हो रहा है कि हमें जो ऑर्गेनिक फूड चाहिए, राइट। वो मोर कंसर्न होते हैं कि जो एनिमल्स को रेयर किस तरह किया जा रहा है, हम तो वो लेंगे। हमारी डिमांड ये है कि एनिमल इस तरीके से रेयर हो या प्रोड्यूस हो तो हम उसे खाएंगे, राइट। मतलब हम ओपन शेड से पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री भी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। पोल्ट्री हम ओपन हाउस में जो जो होगी वो हम नहीं खाएंगे, तो कंट्रोल शेड में उगाई जाए, जो प्रोड्यूस की जाएगी वो खाएंगे, राइट। तो अगर ये डिमांड, जब कंज्यूमर की डिमांड नॉट ओनली फॉर पोल्ट्री, एनिमल्स एंड क्रॉप्स के रिलेटेड चेंज होती है, तो गवर्नमेंट्स क्या करती है, सिग्नल बैक करती है कि जी उस हिसाब से फार्मर को मोल्ड करती है, राइट। वरना ऐसा कभी नहीं होता। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं प्रोडक्शंस कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी एक कपड़े की इंडस्ट्री है, मैं कहता हूँ कि आप परे हटे, मैं खुद कर लूँगा। लेकिन हम फार्मर्स को जो है मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं जी इस तरीके से करें, ऐसे करें, और कुछ हम लॉज बनाते हैं। बहुत ज़्यादा लॉज, सबसे ज़्यादा इनके रिलेटेड है, फार्मर के रिलेटेड है, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिमांड ऑफ कंज्यूमर। तो ये एक जो है वो इसका सबसे बड़ा इशू है एग्रीकल्चर के अंदर इन द वर्ल्ड। और तीसरा जो सबसे अहम वाटर का जो इशू है इन एग्रीकल्चर, दैट इज़ द बिग। एक तो पिछली जो स्लाइड में हमने पढ़ा था वो फ्रेश वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं होती क्लाइमेट चेंज की वजह से, और वाटर पोल्यूट भी होता है वो। लेकिन ये फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी बजाते खुद एक अलहदा से एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, राइट। कि फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, ये जो वाटर कॉमन्स हैं या वाटर डिस्प्यूट्स हैं इन द वर्ल्ड, कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर जंग होती है तो वाटर के ऊपर होगी। तो ये वाटर, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, दैट इज़ द मेजर इशू प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड।
कि एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर इफेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा वाटर डिमांड्स एग्रीकल्चर की इंक्रीज़ कर रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटी एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन वाटर रेजर्वायर जो है वो श्रिंक होते जा रहे हैं। तो ये भी सबसे बड़ा इशू है इन द वर्ल्ड। इसके अलावा चौथा बड़ा इशू जो है एग्रीकल्चर के अंदर वो प्रॉफिटेबिलिटी का है, राइट। जब हम बात करते हैं, जब भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं वर्ल्ड में या पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं जी, और ठीक भी करते हैं किसी सेंस में, लेकिन उससे जो फार्मर जो है वो प्रोटेक्ट इतना नहीं होता। उस इफेक्ट फार्मर होता है वो क्या है, वो ये है कि जब पॉपुलेशन या पॉवर्टी लेवल इंक्रीज़ करता है, और पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है, राइट। फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है, और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूएनओ ने सेट किए हुए, उसमें सबसे बड़ा हंगर, फाइटिंग विद हंगर्स और पॉवर्टी और इस तरह की चीज़ें हैं फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी के रिलेटेड। जब ये पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, जब कहते हैं कि जी हमने एक सस्टेनेबल फूड देनी है पब्लिक को विद द मिनिमम प्राइस, अब जब ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हमने इसकी प्राइजेज़ को कम से कम रखना है, लेकिन क्या कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड कहा गया है? उसमें ये कहा जाता है जहाँ जी उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शंस तो कवर हो, ठीक है ना, वहाँ पे प्रॉफिट की बात की जाती है, ठीक है जी, वो जो इफेक्ट ना हो। लेकिन यहाँ पे फार्मर इफेक्ट हो जाता है, फार्मर भी प्रोड्यूसर है, फार्मर भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है। लेकिन जब ये चीज़, क्योंकि ये फूड ग्रोवर है, इसका फूड ग्रोइंग के रिलेटेड बिजनेस है, तो ये सारी की सारी पॉलिसी जो होती है, ये भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह गवर्नमेंट पॉलिसी भी सबसे बड़ा इशूज़ है इन द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड के अंदर ये भी बहुत बड़ा इशूज़ है। लेकिन इस वजह से जब ये डिमांड और पॉवर्टी और इस तरह की चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए जब हम कहते हैं कि वी हैव टू कीप द फूड प्राइजेज एट द लोएस्ट पॉइंट, इससे इफ़ेक्ट क्या होता है, फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी इफ़ेक्ट होती है, राइट। और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी सबसे बड़ी बात अगर की जाए ना, तो आम तौर पे एक रूल होता है, इकोनॉमिक्स रूल है, कि जब बेनिफिट इज़ इक्वल टू कास्ट हो तो हम कहते हैं बिज़नेस को ग्रो करना चाहिए। लेकिन जब फार्मर की कास्ट कैलकुलेट की जाती है तो वो मिस कैलकुलेशंस की जाती हैं, ठीक है। एक फार्म के अंदर कितनी फैमिलीज काम कर रही हैं, मतलब एक फार्म के अंदर पूरी फैमिली एम्प्लॉयड है, राइट। वो फिर डे एंड नाइट उसके ऊपर वर्क करता है, तो उसकी जो लेबर, मतलब लेबर एबिलिटीज़, किसी भी फार्मर से जाके पूछ लें जी आपकी क्रॉप्स के ऊपर खर्चा कितना है, वो कहेंगे जी इतने का पानी लगा, इतने की फर्टिलाइज़र, इतने की ये चीज़ें, ये मेरा खर्चा है 10-12 हज़ार। ये नहीं पता कि 6 महीने या 1 साल उसने उस फार्म के ऊपर काम किया है। यही काम अगर किसी फैक्ट्री में करता तो हर महीने उसको 20 से 25 हज़ार रुपया मिलता। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है इसमें भी इंक्लूड करनी चाहिए, जो कि मोस्टली नहीं होती, अगर करते भी हैं तो वो अंडर जो है वो अंडर एस्टिमेट होती है। तो ये एक चीज़ें हैं, और बहुत सी है कि अगर फैमिली काम कर रही है, अगर स्पाउस काम कर रहा है, बच्चे काम कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें अगर फैमिली के दूसरे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, या एक बंदा जो फैक्ट्री में काम भी कर रहा है तो वो हर हफ्ते में हर रात को वहाँ पे पानी जाके लगा रहा है, राइट। तो कितने सपोर्टिंग पर्सन्स हैं जो एग्रीकल्चर को हैंडल कर रहे हैं, तो एक तो कास्ट जो है मिस कैलकुलेशंस होती हैं, जिसकी वजह से जो सपोर्ट प्राइस या जो फार्मर की प्राइस जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो कम रखी जाती है, राइट। उसके बाद एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो इशू है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। एग्रीकल्चर में ये सबसे बड़ा इशू है कि एक फ़ीमेल जो है वो एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करती है, वो जानवरों को संभालती है, वो फार्म्स के ऊपर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, पीछे खाना लेकर जाती है, सारा कुछ करती है, लेकिन उसका कोई इस तरह राइट्स नहीं है, कुछ उसके लैंड राइट्स नहीं है, कोई उसको उसकी प्रॉपर रेमुनरेशन नहीं दी जाती, राइट। तो ये चीज़ें हैं कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा है। और इस तरह अगर फ़ीमेल जो है, अगर मैनेजर हो, अगर फ़ीमेल फार्म्स को जो हैंडल कर रही हो, तो वो उस तरीके से, मतलब अगर मार्केटिंग करे या बारदाना गेट करे या वो मंडियों में जाएं, तो वो उस, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी मैनिपुलेशन होती है।
उसके बाद सबसे बड़ा इशू जो है अराउंड द ग्लोब एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो है लैंड राइट्स। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में देख लें जाके कि इतने ज़्यादा स्मॉल फार्मर्स के लैंड राइट्स को अवेल जो मैनिपुलेट किया जा रहा है, लैंड राइट्स को इस तरीके से उनको कुचला जा रहा है। पूरी दुनिया में ये बड़ा इश्यूज़ है, जितने भी लिटरेचर पढ़ के देख लें कि गवर्नमेंट जो है या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इसको कैप्चर्स करते रहते हैं, या मतलब ये एक जो उनको वेल एस्टेब्लिश प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है फार्मर के। आप आज भी अदालतों में चले जाएं, आपको आपको सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं ये ज़मीनों के मिलेंगे। किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, कोई कब्ज़ा छुड़वाने के चक्करों में है, ये स्टे ऑर्डर, कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक बंदा बहुत सी मैंने अपनी मेरी अपनी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं कि एक बंदा सारी ज़िंदगी जो है 1-2 एकड़ के लिए सारी ज़िंदगी, और उसके बच्चे भी जो है ना वो 1-2 एकड़ के लिए अदालतों में लड़ते रहते हैं। कत्ल और गारत इतनी ज़्यादा होती है, वो एक बंदा सारी ज़िंदगी 2 एकड़ के लिए लड़ता रहेगा, मुझे बताएं वो उससे प्रोडक्शन क्या लेगा। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का ये बहुत बड़ा इशूज़ है कि ये लैंड राइट्स को जो बहुत ज़्यादा जो मैनिपुलेट किया जाता है फार्मर को, इस हिसाब से बड़ा मैनिपुलेट किया जाता है उनके लैंड राइट्स के ऊपर। और इसके अलावा जो है इसराइल फ़लस्तीन का तो इशू ही यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो उनको लैंड राइट्स नहीं दे रहे, हालांकि ये लैंड जो फ़लस्तीनियों की थी। तो ये लैंड राइट्स जो है ये भी सबसे बड़ा इशू है इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो है फार्मर की बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, राइट। अगर मैं हैरान होता हूँ कि कितनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को, हर बंदा जो है ना वो फार्मर के। और ये देखें ना कि 60% तकरीबन जो रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन रहती है, अबाउट 40% जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो हमारी लेबर फोर्स एग्रीकल्चर के साथ अटैच है। तो बहुत ज़्यादा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो और दूसरे ये फार्मर को वोट कैप्चर करने के लिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट करते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी ज़्यादा करप्शन होती है, करप्शन हुई है, इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पार्ट जो है ना वो फार्मर के नाम से लिया गया। कर्ज़े लिए फिर माफ़ करवा लिए, वो एग्रीकल्चर लोन था, जितने भी कर्ज़े माफ़ करवाए गए हैं वो एग्रीकल्चर के हिसाब से लिए गए थे। इस तरीके से फार्मर्स की बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, और ये एक सबसे बड़ा इशू है। इसके अलावा इंक्रीज रेगुलेशन ऑफ एग्रो फूड सिस्टम, पॉलिसी अनसर्टेनिटी, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ये सबसे पहले फार्मर को अफेक्ट करती है। आप देख लें नवाज शरीफ की एग्रीकल्चर के रिलेटेड और पॉलिसी थी, इमरान खान की कुछ और है, एक साल की इनकी और होती है, दूसरे साल की कुछ और होती है। तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से सबसे ज़्यादा इमरान खान का है कि वो कहता है जी मैंने फॉरेस्ट्री और इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा उसने फोकस किया हुआ है। पिछली गवर्नमेंट्स थी तो वो उनका कुछ और होता था। मतलब एक सस्टेनेबल किस्म की कोई एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ नहीं है, और इस वजह से फार्मर जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी वन ऑफ द मेजर इशू इन एग्रीकल्चर, one of the major issues in agriculture that the इंक्रीज रेगुलेशन आए दिन नया। पूरी दुनिया में अगर देखें ना, एकड़ अलाटमेंट है, ये भी एक टर्म यूज़ होती है जी, आप 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं ये ज़मीन लगा सकते हैं, 2 एकड़ से ज़्यादा नहीं, एकड़ जो है अलाटमेंट होती है। और फिर जो है कुछ ख़ास क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक पूरी कंपेन चलाई जाती है, ठीक है। कुछ मतलब फार्मर्स को इस तरह की कोई ट्रेनिंग नो हो नहीं है कि आप जो है वो वैल्यूड क्रॉप उगाएं। वही फार्मर क्या है, राइस वीट की रोटेशन ही चल रही है। लेकिन आप देखें कि कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो अगर सब्जियां जो जो हाइब्रिड सीड्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ और वेजिटेबल्स का और इस तरह का बिज़नेस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। बहरहाल मतलब लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट उसके ऊपर इतने रेगुलेशंस, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। एक तो इंक्रीज़ है वो ख़ास क्रॉप्स के लिए हैं, राइट। और कईयों की अगर है मतलब आप देखें ग्राम्स की कोई सपोर्ट प्राइस पॉलिसी है, कोई नहीं है। बारले की दूसरी छोटी क्रॉप्स की है, कुछ भी नहीं है। उगाते हैं फार्मर जितनी भी ये पल्सेस हैं, इसके लिए आ जाके गवर्नमेंट की जो इंक्रीज रेगुलेशंस है वो वीट के अंदर ही आते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं जा सकते, तीसरे के
लेकिन दूसरी क्रॉप्स के रिलेटेड है ऐसा, आ जाके सिर्फ एक शुगर केन के ऊपर और इसके ऊपर आ जाती है, राइस के ऊपर आ जाती है। ये 2-3 क्रॉप्स हैं। क्या पल्सेस के ऊपर, मेज़ के ऊपर कुछ इस तरह की कुछ है रेगुलेशन? बहुत कम मिलती हैं, लेकिन जहाँ पे मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिसी अनसर्टेनिटी, वो फार्मर को पता ही नहीं होता कि आगे पता नहीं वो क्या कर दें। ठीक है, तो ये भी एक अनसर्टेनिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है ग्लोबल, आप कह लें कि रेगुलेशंस की वजह से। उसके बाद जो है वो फ्रेश अवेलेबिलिटी, ये हम अभी स्लाइड्स रिपीट हो चुकी है मेरे ख्याल में, तो ये पिछली स्लाइड्स में ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है वो वन ऑफ द मेजर इशू इज़ द सैलिनिटी, आल्दो के कुछ ऑथर्स इसको क्लाइमेट चेंज का हिस्सा समझते हैं, लेकिन ये सैलिनिटी इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी है, इसका लिंक नीचे प्रोवाइड किया गया है, यू मस्ट रीड दिस वन। और इसमें सैलिनिटी के इम्पैक्ट क्या हैं, और सैलिनिटी जो है सेलाइन सॉइल किस तरह एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रही है। सैलिनिटी एग्रीकल्चर लैंड जो सलाइन लाइन, जो मतलब आपने देखा होगा बाज़ जगहों पे कि सड़क के किनारे जाते हुए 2-4 एकड़, शायद पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर ये काफ़ी बड़ा इशू है कि बहुत ज़्यादा इसमें नमकियात, बहुत नमकीन ज़मीन इसे आप कह सकते हैं। तो इसमें वो जो सैलिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सलाइन सोइल, और सलाइन सोइल आलमोस्ट अनप्रोडक्टिव और बैरन लैंड्स आलमोस्ट। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक 2 चैप्टर्स लिखे हैं बुक के अंदर, तो मैंने उन क्रॉप्स को मेंशन किया है कि सलाइन सॉइल के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो उगाई जा सकती हैं और फार्मर जो है उनसे प्रॉफिट ले सकते हैं। ये इसका लिंक है, प्रोवाइडेड है, ये ज़रूर बुक जो है आप पढ़नी चाहिए। इसका तकरीबन पहला और 11वां चैप्टर, इसका मेरा चैप्टर मैंने लिखा हुआ इस बुक के अंदर। तो पूरी दुनिया के अंदर 850 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो सैलिनिटी से अफेक्टेड है, और ये प्रेडिक्शन ये है कि अबाउट 50% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो है जो अफेक्ट होगी सैलिनिटी से इन 2050 के अंदर। अगर इसी रेशो से, अगर इसी प्रपोर्शन से, अगर इसी रेट से अगर एग्रीकल्चर लैंड सेलाइन होती जाए तो ये और ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को अफेक्ट करेगी और सेलाइन कर देगी। इसके पीछे फिनोमेना ये होता है कि जैसे जैसे हम जो वाटर, एग्रीकल्चर वाटर होता है, इसके अंदर बहुत सी नमकियात होती हैं, राइट। तो जब हम अपनी क्रॉप्स को इस तरह का पानी लगाते हैं, नहरी पानी लगाते हैं, तो वाटर तो नीचे चला जाता है, लेकिन नमकियात जो है वो सॉइल के अंदर रिटेंशन हो जाती है उनकी, वो सॉइल के अंदर रह जाती है, जिस वजह से इन द लॉन्ग रन क्या होता है, जो सॉइल जो है वो सेलाइन हो जाती है 20-25-30 सालों के बाद। तो इसके कुछ मेथड्स बताए गए हैं एक और चैप्टर में कि सैलिनिटी को किस तरह ख़त्म किया जाए। बहरहाल सैलिनिटी जो है वन ऑफ द मेजर इश्यूज़ इन एग्रीकल्चर। ये कुछ इश्यूज़ हैं दैट इज़ पार्टिकुलरली रिलेटेड टू पाकिस्तान। उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस का है। ये जो हम बारदाना देते हैं, बारदाना ये जूट बैग गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, पार्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू वीट। इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस देती है 1400, इस दफ़ा जो है 2020 में गवर्नमेंट ने 1400 रुपया फ़िक्स की है। अब देखें कि ये सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाती है तो इससे फार्मर्स को कम मिलेंगे, अगर कम हुई है तो हो सकता है जो फार्मर्स हैं 1400 भी ज़्यादा गेट कर ले। लेकिन ये जो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देती है, इसको इसका जो पॉलिसी है, यू बेटर नो अबाउट दिस वन, के ये गालबन 1 एकड़ के ऊपर 10, कहते हैं जी अगर आपने 1 एकड़ के ऊपर जितने एकड़, अगर आपने 10 एकड़ लगाए हैं तो गवर्नमेंट सिर्फ 100 मन, 1 मन इज़ इक्वल टू 40 kg। वो 100 मन जो है 100 मन, अगर 10 एकड़ किसी ने वीट लगाई है तो उसमें से सिर्फ 100 मन जो है वो खरीदेगी, तो बाकी फार्मर जो है वो मैनिपुलेट तो मार्केट में होगा, राइट। और इसके बाद ये बड़ा ब्यूरोक्रेटिक टाइप का सिस्टम है। मैं अगर इन्फ्लुएंशियल बंदा हूँ तो मैं तो अपनी सारी की सारी गवर्नमेंट को जो है वो सेल कर दूंगा 1400, क्योंकि मोस्टली मार्केट्स में ये होता है कि 1400 से कम ही ये इनको पैसे मिलते हैं। तो फिर फार्मर्स, और दूसरी बात ये होती है कि चंद एक जो है वो
गवर्नमेंट्स के पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपने सेल करनी है जाके, राइट। तो आपने देखा होगा कि फार्मर जो है वो लाइनों में लगे होते हैं, ट्रालियों में बारदाना लेके, गंदम लेके लाइनों में लगे होते हैं, 4-4 5-5 दिन भी लग जाते हैं। तो इससे होता क्या है, फार्मर को तो क्रॉप्स को जैसे ही उगाया है तो उसको नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, राइट। तो वो अगर लाइनों में लगा रहेगा तो फिर उसको कैसे, मतलब आगे वो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कैसे करेगा। तो एक तो ये होता है कि जिनको ये बारदाना चाहिए होते हैं हार्डली उनको मिलता है। तो इसके ऊपर जो है हम एक दो असाइनमेंट्स भी देंगे, इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकानमी के अंदर, ये डिटेल से इसके अंदर जो है मेंशन किया हुआ है कि किस तरह बारदाना जो है पाकिस्तान के लिए कर्ज साबित हुआ है या किस तरीके से ये ठीक हो सकता है। इसमें पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा संटांस है कि फार्मर को या वोट को स्नैच करने के लिए ये इस तरह का बारदाना और इस तरह की चीज़ें देती हैं, और हर दफ़ा किस तरह ये सैकड़ों अरब रुपया जो है वो गवर्नमेंट जो जो बैंकों से उठाती है, और फिर उसके ऊपर कितने अरबों रुपया फिर वो इंटरेस्ट रेट की मद में देती है बारदाना ख़रीदने के लिए। तो अल्टीमेटली होता क्या है, गवर्नमेंट जो है हाई प्राइसेस से पहले उठा लेती है और फिर उसके बाद जो है इंटरेस्ट भी देती है, और फिर वीट की प्राइसेस भी लो कर देती है। तो ये मोस्टली ये बारदाना सिस्टम पाकिस्तान में ये लॉस ही रहा है, क्योंकि इसमें करप्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है वो मोनोपोली ऑफ फॉरेन कंपनीज़ है। इसमें ख़ास तौर पे अगर देखा जाए ना पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पे सीड की कंपनीज़, पेस्टिसाइड्स की कंपनी, ये जितनी सजेंटा हो गया कंपनी, सीड्स की बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, ये सारी की सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं। पाकिस्तान की अपनी कंपनी ना कोई पेस्टिसाइड की है ना कोई सीड की है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तरीक़ों से मोनोपोली क्रिएट की हुई है, राइट। कि हमारी लोकल सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो डेवलप ही नहीं हो सकी। तो बाहर से जो बंदा आएगा तो वो बाहर से जो कंपनी, वो तो प्रॉफिट अर्न के लिए करेगा। कितनी ज़्यादा सब्सिडीज़ जो है वो फर्टिलाइज़र के ऊपर दी जाती रही है, बहुत ज़्यादा, बारदाना से भी ज़्यादा ये सब्सिडी दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट तरीक़ों से मैनिपुलेट करते हैं, राइट। पॉलिसी मेकर्स को मैनिपुलेट करते हैं, पॉलिटिशियंस को मैनिपुलेट करते हैं, और उनकी जो पेस्टिसाइड्स हैं, एक तो उसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन धड़ाधड़ बिक रही है। आपको रिलेटेड भी अगर कोई ख़ास तौर पे मार्केटिंग की जॉब करना चाहे तो आपको दूसरे दिन जॉब मिल जाएगी। वो पेस्टिसाइड्स की इतनी ज़्यादा, पेस्टिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की कंपनियां हो चुकी हैं। तो आप किसी अपने लोकल रिटेल के ऊपर जाएं तो वो आपको बताएंगे कि कितनी कितनी हमारे पास जो है ये जॉब्स हैं या कितनी कंपनीज़ हैं जो उनको सेल करने के लिए आती हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स, और ये बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। तो इन्होंने एक किस्म की मोनोपोली क्रिएट की हुई है जो इसको अफेक्ट करती हैं, राइट। और कुछ फॉल्स पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इसमें करते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी ये सम टाइम मिल जाते हैं, और पुअर फार्मर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के रिलेटेड जो सबसे बड़ा इशू है वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग सीड्स। ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो अवेलेबल सीड है, क्योंकि फ़ॉरेन कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए ना कि ये भी बहुत बड़ा इशूज़ है एग्रीकल्चर के अंदर, कि जो रिकमेंडेड सीड है किसी भी क्रॉप्स का, पाकिस्तान में जो टोटल कंजम्पशन है जो रिकमेंडेड सीड्स की, जो टोटल मतलब कंजम्पशन है वो 10% हो रही है। मतलब जो डिमांड 100% है उसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ 10% है। मतलब आज भी देख लें कि अगर वीट के रिलेटेड बात की जाए तो फार्मर पिछले साल का जो गंदम होती है ना, उसके सीड्स को ही अगले साल के लिए, वही गंदम को अगले साल के लिए सीड के लिए इस्तेमाल करता है, जो अल्टीमेटली लेस प्रोडक्शंस देता है, राइट। और इसके अलावा अगर देखा जाए ना कि वर्ल्ड लेवल में भी इसका जो बड़ा इशू जो है वो है कि 91% ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग सीड्स आर मेड एंड ओन्ड बाय वन यूएस कंपनी कॉल्ड मोनसेंटो। मोनसेंटो कंपनी जो है वो 91% इसका जो इसका शेयर है अमंग द जेनेटिकली इंजीनियरिंग डिमांड्स। और इसके अलावा जो 85% ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स है
आर कंसंट्रेटेड इन जस्ट 3 कंट्रीज, यूएसए, अर्जेंटीना और कनाडा। अब अंदाज़ा करें कि सिर्फ 3 कंट्रीज़ के अंदर, ये तो ऑयल से भी ज़्यादा बड़ा जो ओपेक, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ये इनसे भी ज़्यादा मैनिपुलेशन करती हैं। सिर्फ 3 कंट्रीज़ के अंदर 85% इन 3 कंट्रीज़ के अंदर है। और उसमें से जी जो एक कंपनी है यूएसए की, मोनसेंटो, वो 81% जो है वो रिकमेंडेड सीड, जेनेटिकल इंजीनियरिंग सीड्स प्रोड्यूस कर रही है। और इस दफ़ा चूँकि जब इनसे कहा जाता है जी हमें ये सीड्स आप दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया में मतलब जो इंपोर्ट और ये रेगुलेशंस हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं इसके ये क्या कहते हैं इसे, ये जो टैरिफ और इस तरह की जो इंपोर्ट रेगुलेशंस होती हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड रेगुलेशंस होते हैं, ट्रेड रेगुलेशंस में ये भी होता है कि जब आपने किसी चीज़ की जो है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करनी है, तो ये कोशिश की जाती है साथ टेक्नोलॉजी भी लें। लेकिन जेनेटिकली इंजीनियरिंग सीड्स के रिलेटेड ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। हमें एक ख़ास किस्म का बीटी काटन जो है, इसके रिलेटेड इश्यूज़ है। पूरी ज़िंदगी होगी छोटे होते हुए जी, पाकिस्तान की काटन को सबसे बड़ा इशू क्या है, अमेरिकन सूंडी का। तो उनसे जब कहा जाता है जी हमें साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी दें, तो वो नहीं देते। और बाकायदा पेटेंट्स लिए हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो बाकायदा जाके केस कर देते हैं कि अगर कोई डेवलप करने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पेटेंट्स लिए हुए हैं। तो जब हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है टेक्नोलॉजी दें, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं देते उस सीड्स के रिलेटेड। और ये भी एक बहुत बड़ा इशूज़ है इन एग्रीकल्चर पाकिस्तान और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिलेटेड। और इसके अलावा बायोसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इशू है कि फार्मर को अगर किसी ख़ास चीज़ में प्रॉब्लम आ गई, सीड्स या उसकी क्रॉप्स के रिलेटेड, जब मैंने एक रिकमेंडेड सीड लिया है, तो उसकी जो डिजीज़ अगर उसके ऊपर अकर होती है, तो मैं तो उनको कहूँगा जो सीड बनाने वाले हैं जी इसका इलाज भी ढूंढो। तो ये भी बायोसिक्योरिटी भी जो है, जो क्रॉप्स की बायोसिक्योरिटी है, वो इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए कि उनकी जो डिजीज़ के रिलेटेड भी है, वो उनसे कहा जाए कि जी आप इसकी जो डिजीज़ हैं वो भी आपकी, हम चूँकि सीड खरीद रहे हैं, ये भी हमें साथ इसकी बायोसिक्योरिटी भी दें कि इनको ये जो ख़ास किस्म की जो बीमारियां वो नहीं होंगी। तो ये बायोसिक्योरिटी भी सबसे बड़ा इश्यूज़ है इन एग्रीकल्चर सेक्टर और इन क्रॉप्स। इसी तरह जो एनिमल्स की डिजीज़ हैं, इस तरह की भी बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं जी आप हमसे मतलब अभी फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा, ऑस्ट्रेलियन गायें और इस तरह की चीज़ें, तो वो डेवलप ही उधर होती है। वो हमें सिर्फ उसकी जो आर्टिफिशियल तरीके से जो की जाती है, कुछ फर्टिलाइजेशन कुछ एनिमल्स की जाती है, तो वो मतलब उसकी पूरी टेक्नोलॉजी नहीं देते। वो कहते हैं हमसे ये खरीदते रहें। तो ये बायोसिक्योरिटी नॉट इन क्रॉप्स बट आल्सो इन एनिमल्स एंड अदर सेक्टर्स, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज इन द वर्ल्ड। इसके अलावा आप लोगों ने अभी तक, मैंने कोई असाइनमेंट्स नहीं दी, तो ये पहली असाइनमेंट है जो आपने सबमिट करवानी है, इश्यूज़ इन एग्रीकल्चर पाकिस्तान। ये कुछ इश्यूज़ मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन आप लोगों ने एक एक से दो पेजेस की ये असाइनमेंट जमा करवानी है। और सबसे बड़ा इशू हमने जो वर्ल्ड के अंदर है वो डिस्कस नहीं किया, आल्दो कि वो हमने थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया है। सब्सिडी, तो सब्सिडी जो होती है ये इन एग्रीकल्चर इज़ ब्लेसिंग और कर्स। तो इसके बड़े डायनामिक्स हैं, सब्सिडी, बहुत से स्कूल ऑफ थाट्स हैं कि फार्मर को सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इसके दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू आपने लिखने हैं और प्रूव करना है कि आइदर इट इज़ अ ब्लेसिंग और कर्स। और इश्यूज़ विद बारदाना सिस्टम वीट इन पाकिस्तान, कि ये इशू जो वीट के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये 3 क्वेश्चंस को आपने एड्रेस करके असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करवानी है। और इसकी डेडलाइन गूगल क्लासरूम में मेंशन कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।